चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 के तीसरे चैप्टर्स का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। आज हम लोग इसकी बेसिक चीज़ें और इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के तीसरे चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें, उसके बाद पहले परिभाषा कुछ जान लेते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है, उसके बाद जानेंगे त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, और भी बहुत सारे डिफिनेशंस है जो इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप बेसिक से जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति होती क्या है ये जानेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब, त्रि का मतलब हो गया तीन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बेसिक से। त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब कोण, और यहाँ पर मिति का मतलब मापना। कहने का मतलब तीन कोणों की माप को, तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मैं आपसे पूछूं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब मापना। तो तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बताइए, तीन कोण या तीन भुजा किसमें होता है? त्रिभुज में। यानी त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अभी मैं त्रिकोणमितीय फलन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ त्रिकोणमिति की, कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तो त्रिकोणमिति को, त्रि मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप, यानी तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, आपके त्रिकोणमितीय फलन की बात करते हैं। अब त्रिकोणमिति फलन होती क्या है? त्रिकोणमिति फलन होती क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, आपके त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? मात्र 6 होते हैं। साइन, कॉस, उसके बाद टैन, सेक, कोसेक और कॉट, ये सब होता है। लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपके त्रिकोणमितीय फलन की यदि बात करी जाएगी, त्रिकोणमितीय फलन होती क्या है, तो आपके टोटल त्रिकोणमितीय फलन, यही बात कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन कि त्रिकोणमितीय फलन होती क्या है। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन आपकी 6 होती है। कौन कौन? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इतना ही त्रिकोणमितीय फलन होती है। जिस फलन में आपका साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक ये सब जुड़ जाए तो समझिए कि कौन सा फलन हो गया? त्रिकोणमितीय फलन। तो ऐसा तीन कोणों वाला फलन जिसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट ये सब आ जाए तो वो एक त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा, फलन आप दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फलन का कंडीशन क्या था? कोई भी फलन, कोई भी एक रिलेशंस, कोई भी एक संबंध फलन कब कहलाती है? जब उनका प्रथम घटक सेम नहीं होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स का, मैं फंक्शन लिया एफ एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है, एफ एक्स बराबर साइन थीटा, एफ एक्स बराबर एफ थीटा लीजिए, एफ थीटा बराबर यहाँ पर साइन थीटा है। थीटा का जो मान रखेंगे वही आएगी। और आपको मैं देखना चाहता हूँ क्या ये फंक्शन है एक्स बराबर पाई पर, यहाँ थीटा, थीटा का जहाँ पर मान लीजिए थीटा बराबर पाई लेकर चलोगे, थीटा बराबर पाई पर, 2 पाई पर, ये क्या है? त्रिकोणमितीय फलन के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ से एफ थीटा बराबर साइन थीटा है, तो मान लीजिए मैं थीटा का मान, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर फंक्शन में बना रहा हूँ एफ एक्स, एक फंक्शन मान लीजिए कि आप बना रहे हैं, यहाँ पर रिलेशन आप एक बना रहे हैं इनके बीच। तो फिर रिलेशन बना रही है कि मतलब थीटा का मान मैं पाई रखता हूँ। ठीक है ना, थीटा का मान कितना रखता हूँ? पाई रखता हूँ। तो साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी, थीटा का मान कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। साइन पाई का मान कितना होता है? 0। मान लीजिए आगे मैं रखता हूँ 2 पाई रखता हूँ, तो भी मान कितना हो जाएगा? 0। 3 पाई रखूँगा तो भी थीटा के जगह पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब रखता हूँ तो भी मान कितना चलेगा? 0। ऐसे आपका चलते चल जाएगा, आगे बढ़ते चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला घटक देखी जाए तो अलग अलग होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई। इस कारण से फलन क्या हो गया? आपका एक संतता, सॉरी, ये आपका एक फलन है। ये जो रिलेशंस बन रही है क्या? एक फलन है। देखिए, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन, फलन पर देखने हो कि वो फलन है कि नहीं है, क्योंकि आप दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फलन मीन्स कोई भी आपका रिलेशंस है उसमें पहला घटक सेम नहीं होनी चाहिए, पहला घटक अलग अलग होनी चाहिए। भले ही दूसरा घटक सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मैंने एफ थीटा पर साइन थीटा ले लिया और थीटा का मान एक बार पाई रखा, एक बार 2 पाई रखा, एक बार 3 पाई रखा, ये हर बार कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। ये आपका साइन थीटा कौन सा है? एक त्रिकोणमितीय फलन है।
तो याद रखिएगा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो तीन कोणों की माप को या त्रिभुज की भुजाओं को मापना एक त्रिकोणमिति कहलाती है। और त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, एक ऐसा फलन जिसमें साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक ये सब आवे, उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अब चलिए आगे जानते हैं, इतनी दो बातें आप समझ गए। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि कोण क्या होती है, एंगल जिसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कोण जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं, ठीक है। कोण क्या होता है, तो सीधी सी बात देखिए, कोण कब बनता है, आप ही सोचिएगा। कोण कब बनेगा, जब दो वस्तुएं आपस में मिलती है तो वहां पर कोण का निर्माण होता है। मान लीजिए कि ये दो वस्तु है, ठीक है ना, ये दो वस्तु आपस में ऐसे मिल रही है। जब ये दोनों वस्तु आपस में मिलेंगी तो यहाँ पर जो बीच वाला भाग बन रहा है ये वाला, ये तो यहाँ पर क्या बनेंगी, कोण बनेगी। कोई भी वस्तु अकेला कोण नहीं बना सकता, अकेला यदि वो बनाता भी है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का वो कोण बना देगा। तो कोण बनाने के लिए आपको एक प्रारंभिक भुजा चाहिए और एक उसका अंतिम भुजा चाहिए, ठीक है ना। जैसे भी हो आप मिला दीजिए। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका प्रारंभिक भुजा ये है, ठीक है ना, और एक अंतिम भुजा आपने ऐसे खींच दिया। प्रारंभिक भुजा और एक अंतिम भुजा, ये आपका प्रारंभिक मतलब पहली भुजा हो गया, प्रारंभिक भुजा, और ये वाला आपका अंतिम भुजा हो गया। ठीक है। अब देखेंगे बुआ, यहाँ पर दो तरह के भुजा, प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा, तो दोनों के बीच जो घुमाव बन रही है, जैसे भी घुमाओ, ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, ठीक है ना, प्रारंभिक से अंतिम की ओर जा रही है, तो दोनों के बीच जो घुमाव बनता है उसी को कोण कहते हैं। कोण को अधिकांशतः थीटा से लिखते हैं। मतलब ये होगा कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो झुकाव होता है, जो घुमाव होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और कोण आगे चलकर दो तरह के होते हैं, इसमें भी आपको पढ़ना मैं बता रहा हूँ। अभी इतना समझिए कि कोण होती क्या, कोण किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा दोनों के बीच जो भी झुकाव होगा, जो भी घुमाव होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कोण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी किताब है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, इस किताब को, तो देखिए ये आपका प्रारंभिक, मान लीजिए कि ये आपका प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा है, तो दोनों मिल रही है ना, तो यहाँ पर जो भी झुकाव बनेगा, बीच में जो भी झुकाव बन रहा है या घुमाव जो भी है, जैसे भी है, वो सब क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। कोण जब भी बनेगा तो दो वस्तुओं के बीच में बनता है। तो यहाँ पर दो तरह का रेखा मैं लेकर चला हूँ, प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा। तो इस बात को बेटर से आप याद रखिएगा कि कोण जो होता है ना, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा का एक घुमाव होता है, एक झुकाव होता है, ठीक है ना। तो मैं पूछूं कोण किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो भी झुकाव है या घुमाव है, उसे ही हम लोग कहते हैं कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कोण के प्रकार जानते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब वो कहेंगे कौन सा कोण, तो पहला जो कोण होता है वो होता है धनात्मक कोण। अब धनात्मक कोण कब बनता है, ऋणात्मक कोण कब बनता है, ये बात को समझते हैं। धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल इसको कहते हैं। तो धनात्मक कोण कब बनता है और ऋणात्मक कोण कब बनता है, इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग बेटर से और बेटर ढंग से समझते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपकी ये प्रारंभिक भुजा है, ठीक है, और ये वाला आपका अंतिम भुजा है, ठीक है, और इनके बीच जो घुमाव हो रहा है वो वामावर्त हो रहा है। पहली बात आप एक चीज समझिए, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। अब घड़ी को देखेंगे कैसे नाचती है, देखिए एक बार घड़ी कैसे नाचती है, ऐसे ऐसे। आपकी घड़ी कैसे नाचती है, ये आपकी यदि घड़ी है तो घड़ी में आपका कांटा ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो ये होता है घड़ी की दिशा। लेकिन जब हम लोग उल्टा चलेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा। तो जब प्रारंभिक भुजा, ये आपका प्रारंभिक और ये अंतिम भुजा, जब प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो घुमाव है वो घड़ी के विपरीत दिशा में जाए, देखिए ना, प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा, नाम दे दीजिए प्रारंभिक भुजा, और ये आपका हो गया अंतिम भुजा।
प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो भी घुमाव है, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो घुमाव है वो किस दिशा में है? घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसे जा रही है। इसको वामावर्त दिशा कहते हैं। क्या कौन सा दिशा कहते हैं? वामावर्त दिशा। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जब घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाव हो तो वहां पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं धनात्मक कोण। यहाँ जो कोण बनेगा उसको प्लस थीटा कहेंगे। क्या बोलेंगे? धनात्मक कोण कहेंगे। तो धनात्मक कोण का डिफिनेशन क्या निकलेगा? अभी आप कोण का डिफिनेशन क्या देखे थे कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो भी झुकाव होगा, जो भी घुमाव होगा, उससे कोण कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर धनात्मक कोण दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक कोण किसे कहेंगे? तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो घुमाव है वो घड़ी के विपरीत दिशा में होनी चाहिए, तब बना कोण वो कहलाता है आपका धनात्मक कोण, घड़ी के विपरीत दिशा में। और सोचिए जब घड़ी की दिशा में बनेगा तब वो कौन सा कोण कहलाएगा? चलिए वो भी देख लेते हैं यहाँ पर साइड में। तो पहला कोण होता है धनात्मक। अब दूसरे की बात करी जाए, दूसरा होता है ऋणात्मक कोण। तो देखिए ऋणात्मक कोण क्या होती है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा धनात्मक कोण कैसे होते हैं? प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो घड़ी की विपरीत दिशा होगी तो वो कहलाएगी धनात्मक कोण। ठीक है ना, घुमाव। और यहाँ पर ऋणात्मक कोण क्या होती है? ऋणात्मक कोण, मान लीजिए कि आपके पास ये प्रारंभिक भुजा है, ठीक है, और ये वाला आपका अंतिम भुजा हो गया। ठीक है। अब इनके बीच जब वहां पर घुमाव या जो झुकाव होगा वो घड़ी के दिशा में, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो होता है ऋणात्मक कोण। ये आपका पहली भुजा मतलब प्राथमिक भुजा या प्रारंभिक भुजा कह सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा अंतिम भुजा। ठीक है, अंतिम भुजा। तो ध्यान दीजिए वो ऋणात्मक कोण क्या होती है। आपने धनात्मक कोण में ये देखा कि जब पहली भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो घुमाव है, जो झुकाव है, वो घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में हो तो वहाँ जो भी कोण बनेगा वो कहलाएगा धनात्मक कोण। और ऋणात्मक कोण में आप क्या देख रहे हैं कि जब पहली भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो भी घुमाव है वो घड़ी के दिशा में हो तो वहाँ जो भी कोण बनेगा वो कोण कहलाएगा ऋणात्मक कोण। जैसे कि आप देख सकते हैं ये घड़ी के विपरीत दिशा में और ये घड़ी के दिशा में है। तो जब घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो धनात्मक कोण बनेगा, और जब घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो वहां पर कोण बनेगा ऋणात्मक कोण। तो आई होप आपको समझ में आया कोण किसे कहेंगे। प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो भी घुमाव होगा उसे कोण कहेंगे। ठीक है। और कोण दो तरह का होता है धनात्मक कोण। उसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि पहली भुजा मतलब प्राथमिक भुजा और अंतिम भुजा, प्राथमिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो भी झुकाव है वो घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो वहाँ पर बना कोण धनात्मक कोण कहलाता है। और ऋणात्मक कोण क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक कोण का मतलब हो गया प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो भी झुकाव या घुमाव है वो घड़ी के दिशा में होगी, तब वहाँ पर बनी कोण आपकी कहलाएगी ऋणात्मक कोण। अब एक और कोण थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसकी चर्चा खास नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको ताकि समझ जाएंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए मैं तीसरी कोण बता दे रहा हूँ आपको, पूर्ण घुमाव कोण। कब बनता है पूर्ण घुमाव कोण? इसके नाम से आप समझ सकते हैं पूर्ण घुमाव कोण। ये तीसरा कोण मैं बता रहा हूँ, हालांकि कोण दो ही तरह के होते हैं, तीसरा भी थोड़ा सा समझेंगे। पूर्ण घुमाव कोण कब होती है? देखिए पूर्ण का मतलब पूरा घूम जानी चाहिए। मान लीजिए जिसका प्रारंभिक भुजा भी वही हो और अंतिम भुजा भी, ये पहली भुजा और अंतिम भुजा भी यहीं पर है, पहली भुजा भी वही है और अंतिम भुजा भी वही है, तो उनके बीच जो भी कोण बनेगा वही कोण कहलाता है पूर्ण घुमाव कोण। मान लीजिए ये वाला, ये जो कोण आपका बनेगा ये कहलाएगा पूर्ण घुमाव कोण। देखिए पूर्ण घुमाव कोण का मतलब जिसकी पहली भुजा अंतिम भुजा भी एक ही हो तो उनके बीच जो भी घुमाव आप करेंगे, जो भी झुकाव होगा वो कहलाएगा पूर्ण घुमाव कोण। तो आप समझ में आ गए हो पूर्ण घुमाव कोण किसे कहते हैं? जिसकी पहली भुजा और अंतिम भुजा एक ही पर हो तो वहां पर जो भी झुकाव होगा, जो भी घुमाव होगा वो कहलाएगा आपका पूर्ण घुमाव कोण। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिग्री माप की। देखिए डिग्री माप क्या होता है? डिग्री माप को इंग्लिश में डिग्री मेजर्स कहते हैं। ठीक है ना। डिग्री माप कब बनती है? मान लीजिए कि आपका जहाँ पूर्ण घुमाव कोण बन गया, ठीक है ना, ये आपका एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर साइड में समझा रहे हैं, ये आपका एक पूर्ण घुमाव कोण हो गया। ठीक है, आपको मालूम है केंद्र पर कितना डिग्री है कोण बनेगा? केंद्र पर आपका कोण बनेगा 360 डिग्री का कोण बन रही है। ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण बन रही है तो जब इसको 360 भागों में व्यक्त कर देते हैं, 360 भागों में व्यक्त कर देंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ इनके बीच और इनके बीच जो भी कोण बनेगा यही कोण आपका जो है 1 डिग्री का कहलाता है। देखिए आप डिफिनेशन से समझ सकते हैं
360 भाग में से एक भाग को हम लोग बोलेंगे ये 1 डिग्री। मतलब डिग्री माप किसको कहेंगे, 1 डिग्री किसको कहेंगे? तो जानते हैं केंद्र पर कोण बनता है आपका कितना, केंद्र पर आपका कोण कितना बनता है, ये केंद्र है। इसको 60 भागों में आपने क्या किया, व्यक्त कर दिया। लगभग मान लीजिए ऐसे टुकड़ों में 60 टुकड़ों में आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया। तो यहाँ पर और यहाँ पर तो जो पहला भाग है, जो पहले भाग के बीच जो कोण बनेगा उसी को कहते हैं 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है ना, भाषा वही है। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा का घुमाव, ये प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का कितना भाग हो, 1/360 डिग्री हो। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका सॉरी यहाँ पर देखिए, ये प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा मान के चलिए। तो यहाँ पर जो भी घुमाव 360 का कम से कम एक भाग तो है। देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ इस बात को, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव पूर्ण परिक्रमण का कितना भाग हो, 1/360वां भाग हो, यानी 360 में से पहला जो भाग होगा वही भाग आपका 1 डिग्री का कोण कहलाता है। अब 30 डिग्री का बनाएंगे तो 30 डिग्री का कोण कहलाएगा, 40 डिग्री का बनाएंगे तो 40 डिग्री का कोण कहलाएगा, 270 डिग्री का कोण बनाएगा 270, यहाँ पर 360 का 180 के सब कोण बनाओ। मैं 1 डिग्री की ओनली बात कर रहा हूँ। अभी डिग्री माप में 1 डिग्री का कोण बता रहा हूँ कि 1 डिग्री का कोण क्या होती है। तो 360 भाग में से जो एक भाग होगा वो आपका भाग कहलाएगा 1 डिग्री का कोण। ठीक है ना, जब ये आपका वृत्ताकार है और इसके 360 टुकड़े करते हैं, 360 जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों मान लीजिए कि आपका डिवाइड हो गया, तो ये जो पहला टुकड़ा आपका बन रहा है, पहला टुकड़ा, ये पहला जो टुकड़ा बन रहा है वही टुकड़ा आपका कहलाएगा 1 डिग्री का कोण। उनके बीच जो भी कोण बनेगा वो कहलाएगा 1 डिग्री का कोण। तो इस बात को समझिए, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा के बीच जो भी घुमाव या परिक्रमण आपका हो रहा है उनके बीच 1/360वां जो भाग होगा उसी को हम लोग 1 डिग्री कोण माप कहते हैं। भाषा स्पष्ट लिखा है कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। एंड जब 360 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो उसका पहला जो टुकड़ा होगा वो 1 डिग्री का कोण कहलाएगा। अब देखिए 1 डिग्री को कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री को ऐसे लिखेंगे, 1 पर 0 लगा देंगे, डॉट नहीं लगाना। कई विद्यार्थी 1 पर ऐसे लगा के छोड़ देते हैं, गलत हो जाएंगे बुआ। ये डिग्री का निशान एक 0 टाइप का होता है, 1 डिग्री, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को आप ऐसे सूचित करते हैं। अब देखिए 1 डिग्री को आप 1 सेकेंड में और मिनट में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर आगे नहीं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1 डिग्री को, जो 1 डिग्री आप पढ़ रहे हैं, 1 डिग्री को किस में आप विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो 1 डिग्री को मिनट में, यहाँ पर मिनट में और सेकेंड में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नीचे देखिए 1 डिग्री का जो 60वां भाग होगा, मान लीजिए कि 1 डिग्री एक कोण बन गया, ये 1 डिग्री, अब इनका 60 टुकड़ा करिए आप, तो इनका जो 60वां भाग होगा, 1 डिग्री का जो 60वां भाग होगा वो कहलाता है 1 मिनट। ठीक है ना, अभी आपने 360 डिग्री का पहला भाग उठाया तो 1 डिग्री बना, और 1 डिग्री का आप 60 टुकड़ा करिए तो 1 डिग्री का जो 60वां भाग होगा वो कहलाएगा आपका 1 मिनट। ठीक है ना, अब 1 मिनट का जब 60 टुकड़ा करेंगे तो वो कहलाएगा 60 सेकंड। बात बहुत समझने वाली है गहरी से। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर तो 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। और 1 मिनट को कैसे लिखते हैं, 1 मिनट को 1 डैश से सूचित करते हैं। 60 मिनट को कैसे लिखेंगे, 60 डैश से। 70 मिनट को कैसे लिखेंगे, 70 डैश से। ये बात समझिएगा, 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है और इसे 1 डैश से लिखते हैं, 1 डैश से। और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, ये 60, और ये पहले डैश का मतलब होता है मिनट, यानी 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। अब देखिए आपने देखा कि 1 डिग्री को जब 60 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट बनेगा। अब 1 मिनट का जो 60वां भाग होगा, 1 मिनट को जब 60 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो उसका जो भाग होगा वो सब भाग कहलाएगा 1 सेकंड। और 1 सेकंड को 1 डबल डैश से लिखते हैं। मिनट की खासियत है कि 1 डैश लिखते हैं, लेकिन सेकंड की खासियत है 1 डबल डैश लिखते हैं। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 1 डैश है 1 डैश बराबर 60 डबल डैश, इसका मतलब कि 1 मिनट बराबर हो गया 60 सेकंड। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। अब देखिए डिग्री कोण, मैं 360, मान लीजिए प्रारंभिक भुजा भी वही है, अंतिम भुजा भी वही है, तो वहां जो भी कोण बना 360 डिग्री का कोण बना, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया, डिग्री कोण हो गया। 180 डिग्री का कोण बना दिया तो ये भी आपका क्या हो गया, एक कोण है। देखिए सब कोण है, डिग्री कोण है। 360 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 420 डिग्री, -30 डिग्री, -420 डिग्री, यहाँ पर ये 1 डिग्री। तो ये सब किस में कोण आपका लिखा गया, ये सब डिग्री में कोण है।
डिग्री में कोण क्या, जितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाना चाहेंगे तो 30 डिग्री पे वो झुकेगा, 360 का 30वां भाग होगा। 40 डिग्री का कोण बनाएंगे तो 360 का 40वां भाग होगा। 1 डिग्री का कोण बनाना है तो 360 का 1वां भाग तो होनी चाहिए ना। उसी प्रकार 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो 360 का कितना भाग, 180 भाग उठाना है। यदि माइनस 420 डिग्री का बना रहे हैं तो 360 का माइनस कितना डिग्री होना चाहिए, 420 भाग होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री माप निकाल सकते हैं। इस डिग्री माप में आपका इंपॉर्टेंट ये है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब चलते हैं रेडियन माप की ओर। अब देखते हैं रेडियन माप। अभी तक आपने डिग्री माप को समझ लिया, अब रेडियन माप को समझते हैं। देखिए रेडियन माप को रेडियन मेजर कहते हैं। रेडियन माप होती क्या है कि एक ऐसा वृत्त ले लीजिए जिसकी त्रिज्या भी एक हो और चाप की लंबाई भी एक हो, तो वहां पर जो भी कोण बनेगा उसे 1 रेडियन का कोण कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर बहुत सा पिक्चर आपको बनाकर दिखा दिया हूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, इसका ये केंद्र हो गया और यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है आप त्रिज्या 1 लेकर चल दिए। ये भी जो भी प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा है उसकी त्रिज्या आप कितना ले लिए, 1 ले लिए। और ये जो चाप की लंबाई है ये वाला इसको भी आपने 1 ले लिया। तो इनके बीच जो कोण बनेगा, त्रिज्या आपने 1 ले लिया, चाप की लंबाई भी 1 ले लिया, तो इनके बीच जो भी कोण बनेगा उसको कहेंगे 1 रेडियन। क्या कहेंगे, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का सिंपल सा डिफिनेशन है, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो। त्रिज्या क्या लेना है, 1 इकाई, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो तथा केंद्र पर चाप की लंबाई भी 1 इकाई हो। केंद्र पर चाप की लंबाई कितनी हो, 1 इकाई हो। तो उनके बीच जो भी कोण बनता है तो उससे हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। यानी त्रिज्या 1, चाप की लंबाई 1 हो, त्रिज्या 1 और चाप की लंबाई 1 हो, तो उनके बीच जो भी कोण बनेगा उसे हम लोग कहते हैं रेडियन माप या रेडियन मेजर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ त्रिज्या 1 है और चाप की लंबाई भी 1 लिया है, तो जो कोण बनेगा वो कितना का बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा। यहाँ पर देखिए पिक्चर में त्रिज्या 1 है लेकिन चाप की लंबाई हम लोग पहली बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऋणात्मक कोण कैसे बनी है। यहाँ पर जो है ना प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा के घड़ी के विपरीत दिशा में आपका जा रही घुमाव हो रहा है, इसके कारण से 1 रेडियन बढ़ा। लेकिन यहाँ पर घुमाव पर ध्यान देंगे, त्रिज्या भी 1 ही है, चाप की लंबाई भी कितनी है, 1 ही है, लेकिन घुमाव घड़ी की दिशा में जा रही है, इस कारण से ऋणात्मक कोण हो गया, ये ऋणात्मक रेडियन कोण हो जाएगा। और ये धनात्मक रेडियन कोण यानी 1 रेडियन कोण और ये हो गया -1 रेडियन कोण। कैसे, यहाँ घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा हो रही है, यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमा हो रही है। यहाँ पर देखिए जब त्रिज्या 1 ले लिया गया और चाप की लंबाई आपका 1.1/2 ले लिया गया, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 1.1/2 रेडियन का। देखिए त्रिज्या 1 होनी चाहिए, चाप की लंबाई जितनी होगी उतना रेडियन का कोण बनेगा। यदि चाप की लंबाई 10 लेकर चलेंगे तो 10 रेडियन का कोण बनेगा, चाप की लंबाई 20 लेकर चलेंगे तो 20 रेडियन का कोण बनेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर यदि घुमाव आपका घड़ी के विपरीत दिशा में है तो धनात्मक रेडियन कोण बनेगा, और घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में घड़ी की दिशा में है तो वहां पर ऋणात्मक कोण आपका बनता है। तो यहाँ पर चाप की लंबाई 1.1/2 लिए तो 1.1/2 का रेडियन कोण बना। और यहाँ पर वही है, त्रिज्या 1 ही है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि घड़ी के दिशा में घुमाव यहाँ पर हो रही है, घड़ी ऐसे नहीं चलती है, घड़ी की दिशा में घुमा हो रही है, इस कारण से -1.1/2 रेडियन का कोण बना रही है। तो ये था आपका रेडियन माप। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं डिग्री तथा रेडियन माप के बीच संबंध, इनके बीच संबंध देखते हैं। अभी तक आपने डिग्री माप को समझ लिया, रेडियन माप को समझ लिया, अब इनके बीच कौन सा संबंध है, इनके बीच से मैं 2 सूत्र निकालूंगा जिसका यूज आपको एक्सरसाइज में करना है। तो चलिए डिग्री तथा रेडियन माप के बीच क्या संबंध है। पहली बात आप ये समझिए कि 2π बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। पाई का मान 180 डिग्री लेकर चली जाती है, ठीक है ना, आगे बता रहा हूँ। तो 2π का मान 360 डिग्री होता है। 2π ये रेडियन में हो गया और ये आपका डिग्री में हो गया। तो 2π रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, यहाँ पर मैं भाषा में लिख देता हूँ, 2π रेडियन क्या हो गया, 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। या यहाँ पर देखी जाए, यहाँ पर आप रेडियन को छोड़कर 2π गुना में इधर तो बटा में ला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। या यहाँ पर देखिए 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो यहाँ सिर्फ बचेगा पाई रेडियन। तो पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, अब बटा हो जाएगा 2 गुना में थे, इधर बटा में चला है, तो 180 गुना होता है 360, इसलिए पाई रेडियन मतलब पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यानी यहाँ पर देखी जाए, यहाँ पर पाई गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 1 रेडियन का मान आपको यहाँ से निकलेगा। 1 रेडियन का मान कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री अब बटा पाई, क्या होगा 180 डिग्री बटा पाई। और यही सूत्र जो होता है ना रेडियन डिग्री माप का सूत्र होता है। यानी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सूत्र मैं निकाल रहा हूँ आपको डिग्री माप का।
डिग्री माप जब भी निकालने की बात आएगी तो डिग्री माप निकाल, क्योंकि डिग्री में मान आएगी तो डिग्री माप जब भी निकालने की बात आएगी तो वहाँ पर ये सूत्र अप्लाई करेगा 180 डिग्री बटा पाई गुना रेडियन माप। ठीक है, ये वाला सूत्र आपको अप्लाई करनी है। डिग्री माप, यहाँ 1 रेडियन का मान मैंने इसमें निकाल दिया डिग्री में कि 180 बटा पाई, तो ये आपका डिग्री माप का मान निकलेगा। डिग्री माप जब भी निकालना तो डिग्री माप का सूत्र अप्लाई कर देंगे 180 डिग्री बटा पाई या गुना रेडियन माप। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि 360 डिग्री, चूंकि 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1 डिग्री का मान निकाल सकता हूँ ना, 1 डिग्री का मान निकाल लेता हूँ यहाँ से, या 360 को छोड़ दे रहा हूँ, 360 गुना 1 लिख सकते हैं ना, फिर है तो 1 डिग्री के यहाँ से मान क्या हो जाएगा 2 पाई अब बटा 360, ठीक है ना, अब गुना हो जाएगा रेडियन, मतलब तो रेडियन में चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काटिए इसको, 180 बार में कट जाएगा, तो इसलिए 1 डिग्री का मान कितना आ रहा है पाई बटा 180 रेडियन। तो ये वाला जो मान आया ना ये रेडियन का मान आया, तो रेडियन माप कैसे निकालते हैं उसका भी सूत्र यहाँ पर लिख दे रहे हैं, रेडियन माप। तो रेडियन माप का सूत्र हो गया ये पाई बटा 180 गुना यहाँ पर लिखकर चलना पड़ेगा आपको डिग्री माप। तो ये 2 सूत्र आपको इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या किया, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री लिया, यहाँ से 1 रेडियन का मान आ गया 180 डिग्री बटा पाई। तो ये वाला जो मान है आपका, ये वाला मान आपका डिग्री माप का लगेगा। डिग्री माप का सूत्र 180 डिग्री बटा पाई गुना हो जाएगा रेडियन माप। और उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरी भाग में ये देखा कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, तो यहाँ से 1 डिग्री गुना में 1 गुना में होता है ना, तो 1 को छोड़कर 360 को मैंने बटा में लग दिया, काट कपट किया तो 180 आ गया, यानी 1 डिग्री का मान पाई बटे 180 रेडियन आ गया। तो ये रेडियन में मान है, तो रेडियन माप निकालने के लिए पाई बटे 180 गुना डिग्री माप अप्लाई कर देंगे तो उस प्रकार आपका निकल जाएगा रेडियन माप। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आपकी बेसिक जानकारी सब क्लियर हो गई। अगले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन को बेसिकली समझेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।